हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 5 या 6 जो भी है हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में मेन हमारा मोटिव रहेगा कि एल्यूमिनियम और उसके कंपाउंड को डिस्कस करना। बहुत टाइम हो गया, पी ब्लॉक पर कोई लेक्चर नहीं आया, इवन यूट्यूब चैनल पर भी कोई वीडियो नहीं बनाया है, पूरा 1 मंथ हो गया, राइट। सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, उस वजह से अब मैं थोड़ा अपना शेड्यूल सेट कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको मैं ट्राई करूँगा कि आपको वीडियोस मतलब फ्रीक्वेंटली मिलते जाएं जिससे कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ओके, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहेगा और आज हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे के सारे जितने भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो भी हम इंफॉर्मेशन लेकर के आने वाले हैं वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। तो आपको जब भी एल्यूमिनियम पढ़ना हो उसको तब आप लोग इसी वीडियो को देख करके एल्यूमिनियम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप लोग ले सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। एल्यूमिनियम और इसके कंपाउंड को ज़्यादा डिस्कस करने से पहले हम लोग इसकी मेटलर्जी को डिस्कस करते हैं पहले, जो कि आप लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा होगा। अगर मेटलर्जी में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसको, तो आप लोग जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर तो आप लोग पढ़ लोगे। जो टारगेट के स्टूडेंट हैं आई होप उन्होंने पढ़ा होगा एंड 12th के स्टूडेंट भी पढ़ा होगा, बट जो 11th के स्टूडेंट हैं शायद उन्होंने नहीं पढ़ा। तो जब आप मेटलर्जी पढ़ोगे तो उसमें आप लोग आराम से उसको डिस्कस कर लोगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। तो हम लोग हल्का सा डिस्कशन करते हैं अबाउट इट्स मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। डिटेल जो आप लोग हैं वो मेटलर्जी के अंदर इसको स्टडी करेंगे एल्यूमिनियम के, जब आप ओर्स पढ़ेंगे और आप लोग जब मेथड्स देखेंगे कि एल्यूमिनियम के ओर्स में से हम प्योर एल्यूमिनियम को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर पूरा आपको डिटेल मिलेगा, राइट। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एल्यूमिनियम है इसका मेन ओर क्या होता है। मेन ओर, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेन ओर के बारे में। तो देखो, मेन ओर जो होता है इसका वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आपको बॉक्साइट मिलता है। तो आप लोग याद रखना बॉक्साइट क्या होता है। बॉक्साइट इज अ मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का मेन ओर होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, तो देखो अब अगर हम बात करें इसके अंदर सबसे पहले कंसंट्रेशन की, तो देखो कुछ मेथड्स होते हैं जो आप लोग मेटलर्जी में देखेंगे। तो जो सबसे पहला हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं, सबसे पहला मेथड जो होता है हमारे पास में वो होता है कंसंट्रेशन का। हम कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के ओर की यानी बॉक्साइट ओर के कंसंट्रेशन में हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं, दिस मेथड इज नोन एज लीचिंग। हम लोग लीचिंग यूज़ करते हैं। देखो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे पूरा, बट आप लोग फिर भी लिख लो। देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, लीचिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन देखो, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर वी यूज लीचिंग प्रोसेस। हम लोग लीचिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हाल फिलहाल याद रखो कि लीचिंग प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करें, देखो ये जो बॉक्साइट ओर होता है, इस बॉक्साइट ओर में आपको 2 इम्प्योरिटीज़ मिलती है। ये 2 इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो आपके पास में जो बॉक्साइट ओर होता है, ये जो बॉक्साइट ओर है आपके पास, इस बॉक्साइट ओर में आपको 2 इम्प्योरिटीज़ मिलेगी। एक तो मिलेगा Fe2O3 और एक आपको मिलेगा SiO2। Fe2O3 एंड SiO2, ठीक। Fe2O3 को तो हम लोग बोलते हैं रेड बॉक्साइट, इट इज नोन एज रेड बॉक्साइट, एंड SiO2 इज नोन एज वाइट बॉक्साइट। तो ये हमारे पास में 2 इम्प्योरिटीज होती है, दीज आर इम्प्योरिटीज। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये क्या होती है, ये इम्प्योरिटीज होती है। तो देखो बॉक्साइट ओर जो होता है इसमें 2 टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, Fe2O3 एंड SiO2।
Fe2O3 is known as red bauxite and SiO2 is known as white bauxite. These are impurities which is present in bauxite ore. आ रही बात समझ में? अब इन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग किस तरीके से बाहर निकालते हैं और हम एक प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना को अटेन करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके 3 प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। अब देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर अगर आप देखो तो देखो हमारे पास में 3 प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास में होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग, और लीचिंग के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बियर्स प्रोसेस। तो आप लोग ये नाम याद रखना, मेटलर्जी में बहुत काम आएगा, और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग उसको रिकॉइल करो फटाफट। तो बेयर्स प्रोसेस, फिर हमारे पास में आता है होल्स प्रोसेस, और फिर हमारे पास में नेक्स्ट टाइप ऑफ आएगा उसका नाम होगा हमारे पास में सरपेक्स मेथड या सरपेक्स प्रोसेस लिख लो आप लोग, तो सरपेक्स प्रोसेस। तो ये 3 हमारे पास में प्रोसेसेस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रोसेस को यूज़ करके हम लोग किस तरीके से ड्राई एंड प्योर एल्यूमिना को ऑब्टेन करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। देखो सबसे पहले तो आप लोग क्या लो, बॉक्साइट ओर ले लो। बॉक्साइट ओर आपके पास में ही है, इसकी रिएक्शन आप करवा दो NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब आप NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा NaAlO2। NaAlO2 इज नोन एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को अगर आप वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करवाओ, देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी जाती है बट उसका कोई मीनिंग तो नहीं होता। आप लोग लिख सकते हो जब आप बॉक्साइट और NaOH को इसको डाइजेस्टेड किया जाता है अप टू 10 to 12 आवर्स, तो आप लोग लिख सकते हो डाइजेस्टेड अप टू 10 to 12 आवर। तो इतने तक हम लोग इसको रख देते हैं तो ये डाइजेस्ट हो जाता है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या प्रोडक्ट देंगे, NaAlO2। इसको फर्दर अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, यानी वाटर के साथ अगर हम एक्सट्रैक्ट करवाएं इसको, तो ये आपको प्रोडक्ट देगा AlOH का होल थ्राइस। AlOH का जो होल थ्राइस है ये जो होता है ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है। इस प्रेसिपिटेट को अगर आप हीट कर दो, काम करते हैं इसको हीट नीचे करते हैं जिससे कि हमें नेक्स्ट रिएक्शन के लिए जगह मिल जाए। अगर आप इसको हीट करो तो आपको Al2O3 मिल जाएगा। Al2O3 इज नोन एज प्योर एंड ड्राई। इसको भी नीचे लिख देते हैं ताकि दूसरी जगह आ जाए, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हो। देखो बॉक्साइट ओर लो, बॉक्साइट ओर की रिएक्शन NaOH के साथ करवा दो, इसको कुछ टाइम समय तक रख दो 10 to 12 आवर, तो आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी वाटर में डिजोल्व होकर के क्या देगा, AlOH का होल थ्राइस, प्लस साथ में क्या देगा, ये एक PPT बनाएगा। इस PPT को अगर आप हीट करो तो आपको क्या देगा, Al2O3 का प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना देगा। इस तरीके से आप लोग प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। एक तो ये मेथड कि आप बेयर प्रोसेस यूज कर सकते हो। बेयर प्रोसेस एंड होल्स प्रोसेस आर नियरली सेम, बस हम लोग यहाँ पर NaOH की जगह यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक दूसरा कंपाउंड यूज़ करेंगे विच इज़ नोन एज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, Na2CO3। इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सिमिलर इसमें भी क्या मिलता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करवाओ, वाटर के साथ जैसे एक्सट्रैक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको AlOH का होल थ्राइस मिलेगा। फिर इसको आप लोग हीट करो, फर्दर हीट करोगे इस प्रेसिपिटेशन को, तो आपको ड्राई एंड प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। लिखते हैं, देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये कई बार पूछ ली जाती है तो इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। देखो Al2O3 की रिएक्शन .2H2, इसकी रिएक्शन आप करवाओ Na2CO3 की। जैसे रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा, NaAlO2।
NaAlO2 इज नोन एज सोडियम मेटाल्यूमिनेट। इसके साथ रिएक्शन करवाओ आप लोग AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस किसके साथ रिएक्शन करवाने से मिली है? ये वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से मिली। अब फिर आप लोग इसको क्या कर दो, हीट कर दो इस प्रेसिपिटेशन को, आपको क्या देगा Al2O3। ये जो Al2O3 होता है ये वापस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। तो इस तरीके से आप हॉल्स प्रोसेस का यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, Al2O3 का फॉर्मेशन कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं सरपेक्स प्रोसेस की, कि सरपेक्स प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से आप लोग इसमें एल्यूमिना को ऑब्टेन करते हो। देखो सिंपल, इसमें देखो हम लोग ये जो एल्यूमिना होता है Al2O3 में लिख रहा हूँ प्लस 2H2 भी लिख सकते हो आप लोग, इसको हम लोग SiO2 प्लस कार्बन प्लस N2 के साथ इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो Al2O3 होता है Al2O3.2H2 ये कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइट देता है। क्या देता है? Ln। तो Ln लाइक कंपाउंड देता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइट देगा। फिर अगर आप बात करो ये जो SiO2 होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, इसमें आपको एक और पॉइंट लिखवाना है, मैं बाद में लिखवा दूंगा। SiO2 जो होता है इसकी रिएक्शन मतलब ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके एक फ्री सिलिकॉन प्लस साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं CO2 गैस देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो यहाँ बनेगी, ठीक है। फिर अगर आप इस Al की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, इसकी रिएक्शन आप करवा दो NaOH के साथ, तो ये कुछ आपको प्रेसिपिटेशन देगा AlOH का होल थ्राइस। ये जो AlOH का होल थ्राइस है इसको वापस फर्दर आप हीट करोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको Al2O3 प्रोडक्ट देगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ से भी एल्यूमिनियम के क्या कर सकते हो, एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक चीज़ आप लोग लिख लेना यहाँ पे, आप एक तो वाटर लिख लेना, मैंने आपको NaOH बताया, NaOH नहीं, हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो एक आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ लेफ्ट बिहाइंड, तो इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो बाहर बाहर तो क्या पीछे रह जाती है, और सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, ये आगे चला जाता है। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि ये इम्प्योरिटीज़ को पीछे रख करके खुद मतलब आगे निकल जाता है। और फिर अगर आप इसको हीट करो, वाटर के साथ डिजॉल्व या एक्सट्रैक्ट करो, तो आपको क्या देगा, AlOH का होल थ्राइस एक प्रेसिपिटेशन देगा। इस प्रेसिपिटेशन का आप हीट करो तो आपको Al2O3 मिल जाएगा। तो ये एक जनरल कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर होता है, जिसमें हम लोग 3 मेथड को यूज़ करते हैं, बॉक्साइट ओर, बेयर्स प्रोसेस विच इज़ लीचिंग, फिर हम लोग यूज़ करते हैं हॉल्स प्रोसेस, और फिर हम लोग यूज़ करते हैं सरपेक्स प्रोसेस, राइट। अब बात आती है कि इन दोनों में से या इन तीनों में से कौन से प्रोसेस किस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी को हटाते हैं। तो देखो एक तो आपको सिंपल दिख ही रहा होगा, यहाँ पे SiO2 हम लोगों ने लिया है, इसका मतलब ये तो यूज़ किया जाता है फॉर SiO2, तो ये यूज़ किया जाता है सरपेक्स मेथड, ये सरपेक्स प्रोसेस SiO2 के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो ये यूज़ किया जाता है Fe2O3, तो ये Fe2O3 के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये दोनों के दोनों प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक जनरल मेथड ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर है ना। ये आप लोग वापस से सेम पढ़ोगे जब आप मेटलर्जी पढ़ोगे। अगर मेटलर्जी पढ़ ली है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ मेटलर्जी के बारे में, मतलब मेटलर्जी से इम्पोर्टेंट है ना, मेटलर्जी में इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप ज़्यादा डिटेल में वहाँ डिस्कशन करोगे, वहाँ उस मतलब आप थोड़ा नॉलेज और ज़्यादा गैदर करोगे। आ रही बात समझ? तो ये है हमारे पास में फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का, कि किस तरीके से हम लोग मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं एल्यूमिनियम का। हमारे पास में 3 प्रोसेसेस होते हैं। आ रही बात समझ में? तो फटाफट से आप लोग इसको नोट करें। फिर हम लोग मूव करते हैं इसके नेक्स्ट, एक और एक्सट्रैक्शन का मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड जो होता है वो किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं और उसमें हमें किस तरीके से एल्यूमिना को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल रिडक्शन को यूज़ करते हैं प्रोसेस को। कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका नाम मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपको याद है तो बताएं। देखिए जिसका नाम होता है, मैं आपको ब्लैक कलर से लिखता हूँ, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं विच इज नोन एज होल हेरोल्ड प्रोसेस, जिसका नाम होता है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा दिमाग में रखना, कई बार पूछ ले एग्जाम में कि हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस क्या होता है। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, है ना। तो देखो नोट क्या है कि हम लोग प्योर एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप लोग लिख सकते हो प्योर एल्यूमिना इज Al2O3 cannot be ऐसे लिखना, Al2O3 cannot be extracted as, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके दो रीजन है। पहला Al2O3 has very high melting point, दूसरा रीजन हमारे पास में है, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि Al2O3 has very low electric conductivity। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, बहुत ही लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। इस वजह से भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को यूज़ करके हम प्योर एल्यूमिना को क्या नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते एक मैक्सिमम अमाउंट के अंदर। लेकिन हमें तो करना है, और यही ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग मोर अमाउंट ऑफ क्या कर सकते हैं, एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल मेथड में भी आप लोग इसको यूज़ करते हैं। अब देखो होता क्या है, ये दोनों के दोनों जो रीजंस होते हैं यही इस प्रोसेस के ड्रॉबैक्स होते हैं। और इन ड्रॉबैक्स को हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से भी हम लोग एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस था। बट इसमें दो चीज़ें जो है वो, अब आप ये बोल सकते हो ऑब्स्टेकल्स हैं। इन ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत से अलग अलग प्रोसेसेस को यूज़ किया, और हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग दो ऐसे कंपाउंड अगर डाल देते हैं तो ये जो दोनों ऑब्स्टेकल्स हैं, ये दोनों ऑब्स्टेकल्स बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे। जब ये ऑब्स्टेकल्स रिड्यूस हो जाएंगे तो हमें एक गुड यील्ड ऑफ एल्यूमिना मिलेगी। वो कौन से कंपाउंड्स है जिसको हम लोग एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर हम लोग यूज़ करके एक गुड यील्ड ऑफ एल्यूमिना बना सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, एक का तो नाम होता है NaAl, आप लोग लिख लो F6, NaAlF6 प्लस साथ में CaF2। NaAlF6 इसको तो हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट, इसको तो क्या बोलेंगे, क्रायोलाइट। और ये होता है फ्लोरस्पार। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरस्पार है, नॉट फ्लावरस्पार। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक। तो ये हमारे पास में होते हैं, एक तो होता है क्रायोलाइट और एक क्या होता है फ्लोरस्पार। तो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार को आप लोग यूज़ करके क्या बना सकते हो आप, इसकी एक तो ये जो आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, और एक ये जो फ्लोरस्पार होता है, ये फ्लोरस्पार जो होता है ये इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। तो आप लोग लिख सकते हो इट रिड्यूस melting point of Al2O3 up to 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मैंने आपको नहीं बताया कि कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है,
2076 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, आप लोग ये बोल सकते हो हाई अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है तब जा करके ये मेल्ट होता है ना। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है और बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। हम इंडस्ट्रियल मेथड पर ये ट्राई करना चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट तो मिले लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो। कॉस्ट कम होगा तभी हम उसको मार्केट में सेल कर सकेंगे, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, मार्केट में हम उसको सेल करेंगे तो हाई कॉस्ट में सेल करेंगे, हाई कॉस्ट में फिर वो कस्टमर जो होंगे परचेज नहीं करेंगे। तो कस्टमर जब परचेज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को हमें बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें क्रायोलाइट यूज़ करना पड़ता है। तो क्रायोलाइट क्या करता है, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको 900 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, राइट। फिर अगर हम बात करें फ्लोरस्पार की, तो देखो फ्लोरस्पार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या काम करता है, ये इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ, आपको डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखें कुछ इस तरीके से एक कंटेनर होता है, ये स्टील का कंटेनर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि स्टील वॉल होती है। फिर आप देखो यहाँ पर एक एनोड को यूज़ किया जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ एनोड होता है विच इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, विच इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। आप डायग्राम पर मत जाओ क्योंकि डायग्राम मेरा बहुत बेकार बनता है। आप तो कॉन्सेप्ट समझो मेरे से, डायग्राम तो बुक में मिल जाएंगे, है ना। ट्राई कर रहा हूँ मैं अच्छे अच्छे डायग्राम बनाने की, बट फिर भी कोई दिक्कत ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये किसका होता है, ये ग्रेफाइट का होता है। क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है। देखो ये होता है आपका एनोड, ठीक है। आपका एनोड तो नहीं है, इस रिएक्शन में हम एनोड की तरह यूज़ करते हैं। बताओ एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज। फिर जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पर हमारे पास में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है, उन सभी को हम लोग यहाँ डाल देते हैं। डाल दिया, तो इस प्रोसेस को ध्यान से समझना। और यहाँ पे हम लोग एक क्या कर देते हैं, एक ऐसा गेट बना देते हैं जिससे कि हम लोग एल्यूमिनियम को क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। सारी बात सुनो। फिर देखो क्या होगा, ये जो वॉल है, ये वॉल आप देख सकते हो कि इस तरीके से थोड़ी सी कोटेड रहती है ना, थिक वॉल होती है जिस वजह से ये ख़राब ना हो। और दूसरा स्टील की वॉल्स होती है, स्टील का कंटेनर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को यूज़ करते हो तो ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास में ये क्या हो गया, कैथोड। तो ये आपने कैथोड यूज़ करा और जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। अच्छा यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये तो मैंने बताया नहीं आपको कौन सा। देखो एक तो आपको इसमें मिलेगा Al2O3.2H2 प्लस साथ में क्या मिलेगा, Na3Al F6 विच इज़ नोन एज क्रायोलाइट, प्लस साथ में CF2 विच इज़ नोन एज फ्लोरस्पार। ये सारे के सारे रिएक्टेंट आपको या फिर इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे, है ना। आप इनको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, यहाँ पर आपको अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये एल्यूमिनियम है इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। प्लस इसमें एक चीज़ आती है, वो आप लोग ध्यान रखना, क्या चीज़ आती है कि ये जो ग्रेफाइट रोड होती है या फिर आप बोल सकते हो कि जो एनोड होता है, ये एनोड जो होता है इसको हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि यही डिकम्पोज होता है ना। डिकम्पोज हो करके कुछ कंपाउंड्स बनाता है। उस वजह से देखो ग्रेफाइट की है, इसका मतलब कार्बन है इसके अंदर। तो ये जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है
और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर CO2 का प्रोडक्शन होता है। CO2 की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो ग्रेफाइट रोड्स होती है ये धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसे टाइम टू टाइम रिप्लेस करना होता है ना। तो आप ये लिख लेना कि ग्रेफाइट रोड इज रिप्लेस्ड, है ना, टाइम टू टाइम। देखो अब अगर हम बात करें कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो एनोड किसका बना है, कार्बन का। तो कार्बन पर कौन अटैक करेगा, O2, और क्या बनाएगा, CO2। ये रिएक्शन देगा आपको। अब देखो ये कैसे बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो Al2O3 है ये रिएक्शन करता है AlF6 के साथ +7, तो ये आपको देगा AlF3 प्लस साथ में क्या देगा, O2, ठीक है। तो ये यहाँ से जो O2 बनी, ये O2 जो है ये वापस कार्बन के साथ रिएक्शन करती है ग्रेफाइट वाले के साथ और क्या बना लेती है, CO2 बना लेती है। इसी तरीके से जो कैथोड पर रिएक्शन होती है, कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, ये जो Al+3 होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में बदल जाएगा, Al में बदल जाएगा। और यहाँ से आप लोग एल्यूमिना को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से, या फिर आप लोग सीधा सिंपल एल्यूमिनियम में लिख लेना, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप लोग करो एल्यूमिना का, और जैसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम। आ रही बात समझ में। तो पहले तो हमें प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिल रहा था, हम लोग प्योर Al2O3 एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया, दो ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करा जो एक तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। तो ऐसे दो कंपाउंड मिल गए विच इज नोन एज क्रायोलाइट, दूसरा फ्लोरस्पार, है ना। तो फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं बहुत प्योरली। एंड इसमें आप लोग ध्यान रखना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस नाम देते हैं। सारी बात समझ में। आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे वो सारे के सारे मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक कंसंट्रेशन देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और आप लोग कैसे कर सकते हो, जिसमें 3 प्रोसेसेस थे। पहला था बेयर प्रोसेस, दूसरा था हॉल्स प्रोसेस एंड तीसरा था हमारे पास में सरपेक्स मेथड। ये तीनों मेथड को यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बॉक्साइट और का हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन करा था। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक प्योर आप लोग एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हो। आ रही बात समझ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में, कि एल्यूमिनियम किस किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। कुछ आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ी होगी, उनको हम लोग वापस से रिपीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन टुवर्ड्स एयर। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन टुवर्ड्स एयर। अगर हम एयर के साथ रिएक्शन करवाएं तो देखो जनरली अगर हम बात करें कि एल्यूमिनियम जो होता है इसकी हाई एफिनिटी होती है विथ ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन को देखते ही उसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देगा, Al2O3 देगा, राइट। तो आप लोग लिख सकते हो कि ड्यू टू इट्स हाई affinity towards air, it react with towards oxygen, it reacts and form Al2O3 type oxide which is highly exothermic in nature, तो इसमें क्या होती है, या आप लोग ये ले सकते हो कि इन दिस प्रोसेस हाई अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है।
आओ रिएक्शन को देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग रिएक्शन करवा सकते हो। देखो सिंपल सी रिएक्शन है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन O2 के साथ करवा दो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, बैलेंस रिएक्शन आपको खुद को करनी है। इस रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इस हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की वजह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्माइट रिएक्शन। फिर अगर हम बात करें तो देखो बैलेंस आप लोग इसको खुद से कर लेना। एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, तो अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन N2 के साथ करवाते हो तो ये ALN टाइप ऑफ नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्राइट। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, इससे हम लोग पहले ही मिल चुके हैं, अभी हम लोगों ने इसको बनाया था ALN टाइप, है ना, सरपेक्स मेथड के अंदर। तो ये इस टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है, ज़्यादा कोई खास रिएक्शन नहीं है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। हम लोग भूल जाते हैं कि एयर में नाइट्रोजन भी होती है जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। हम हमेशा किसको कंसिडर करते हैं, ऑक्सीजन को ही कंसिडर करते हैं। आप लोग इसको कॉपी करो। अब हम लोग मूव करते हैं, देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन या रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड या रिएक्शन टूवर्ड्स एसिड, रिएक्शन टूवर्ड्स एसिड। तो देखो हम लोग रिएक्शन टूवर्ड्स एसिड की अगर हम बात करें तो आप देखो, आप दो तरीके से इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाओ, एक तो HCl के साथ, जैसे HCl के साथ में करवाओगे तो एक तो बनेगा AlCl3, ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस साथ में H2 गैस रिलीज करवा देगा, है ना। एल्यूमिनियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसको डिस्प्लेस करके H2 गैस निकाल सकता है। इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ, जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये Al2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाएगा। ये जो ऑक्साइड होता है, देखो एक मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। देखो हमारे पास में इस तरीके से ये एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम पर अगर हमने HNO3 डाला, जैसे HNO3 डालेंगे तो इस पर एक लेयर प्रोड्यूस होगी। इस लेयर को हम लोग, ये लेयर का जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड कौन सा होगा, ये कंपाउंड होगा Al2O3। ये Al2O3 की जो लेयर है, इस Al2O3 की लेयर की प्रोडक्शन की वजह से, फॉर्मेशन की वजह से ये एल्यूमिनियम क्या होगा, अब ये एल्यूमिनियम पैसिव हो जाएगा। पैसिव का मीनिंग, अब ये एल्यूमिनियम इस HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। जब ये एल्यूमिनियम इस HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा तो ये लेयर जो है वो किस तरह वर्क करेगी, ये लेयर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वर्क करेगी। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ Al2O3 on aluminium surface, aluminium becomes passive in nature. It means this aluminium do not react further with HNO3. So it is a protective layer। तो ये क्या होती है, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप इसको बता सकते हो कि ये यहाँ पे क्या बनता है, Al2O3 का इस तरीके से बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 की लेयर। ये जो होता है ये पैसिव हो जाता है, अब ये वापस रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये दोनों क्लासेस, मतलब छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि एक तो HCl के साथ रिएक्शन करने पर हैलाइड्स बनता है, और अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको ऑक्साइड लेयर मिलती है। आ रही बात समझ में? आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं एल्कली के साथ। देखो वापस हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, थर्ड रिएक्शन विथ या रिएक्शन टूवर्ड्स। आई होप आपको रेड बार जो मार्कर है वो दिख रहा होगा। रिएक्शन टूवर्ड्स एल्कली। देखो रिएक्शन टूवर्ड्स एल्कली हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ।
आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH के साथ करवाओ, क्या बनाएगा NaAlO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? NaAlO2 विच इज़ नॉन एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो होता है, इसकी रिएक्शन अगर आप, ये देखो वापस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है ना। अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करो, सॉरी नॉट हीटिंग, इसको आपको वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही वाटर के साथ इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको AlOH का होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये वाइट PPT आएगी। इस वाइट PPT से आप लोग इसको हीट करके क्या बना सकते हो? Al2O3 का ऑक्साइड, यानी कि आप लोग एल्यूमिना बना सकते हो। क्या ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग। ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? बीयर्स प्रोसेस के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम लोग लीचिंग यूज़ करते हैं, है ना। ये लीचिंग प्रोसेस है। आ रही बात समझ में? बताओ इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है तो आप ये तीनों रिएक्शन फटाफट से कॉपी करो। फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में, जो कि आप लोगों ने अब नहीं पढ़ी होगी। ये दोनों रिएक्शन तो पढ़ी होगी, ये रिएक्शन तो हम लोग पहले अभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ ऐसी रिएक्शन देखते हैं जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप लोग को याद रखना है। ये तो आप लोग नॉर्मली बता सकते हो, आराम से कर रखी होगी आप लोगों ने, राइट। तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन टुवर्ड्स, ये रिएक्शन विथ, हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं 4th, रिएक्शन विथ हैलोजन। देखो रिएक्शन विथ हैलोजन की अगर आप बात करो तो एल्यूमिनियम की अगर आप रिएक्शन हैलोजन के साथ में करवाते हो तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आप X2 के साथ करवाओगे तो ये AlX3 टाइप ऑफ क्या बनाएगा? हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। और इन हैलाइड के अंदर अगर आप लिखो तो देखो AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये तीनों नेचर में कैसे होते हैं? ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और ये कैसा होता है? ये आयोनिक नेचर का होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो बस इसमें ज़्यादा इतना कोई खास नहीं है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हैलोजन के साथ रिएक्शन करके AlX3 टाइप ऑफ हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें AlF3 जो होता है वो आयोनिक नेचर का होता है। फिर हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। 5th, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक रिड्यूसिंग नेचर भी होता है, उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो अगर आप Cr2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ में करवाते हो तो ये आपको क्या देगा? Al2O3 प्लस साथ में Cr, ठीक है। तो और इसी तरीके से अगर आप Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाओ तो ये आपको Al2O3 प्लस साथ में Fe देगा। तो ये जो होती है नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती है, या फिर आप लेस रिएक्टिव मेटल बोल सकते हो, लेस रिएक्टिव, है ना। इस फॉर्म में ये लेस रिएक्टिव होती है और इस फॉर्म में ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो एल्यूमिनियम के पास में कैसे एबिलिटी होती है? एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस इसके जो आप लोग ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड्स, ये मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर सकता है? लेस रिएक्टिव मेटल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो लिख सकते हो एल्यूमिनियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, so it can reduce metal oxide to less reactive metal। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं एल्यूमिनियम के बारे में। अब हम लोग को एल्यूमिनियम की केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब हमें एल्यूमिनियम के कंपाउंड को डिस्कस करना है, और एल्यूमिनियम के मेनली हम लोग 2 ही कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एक तो पढ़ेंगे हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, फिर हम लोग बात करेंगे LiAlH4 जो कि एक रिएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो उनको भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा बनेगा पर कोई नहीं, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही लेक्चर के अंदर मिल जाएगी एल्यूमिनियम के बारे में। और यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा 13th ग्रुप है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे 14th ग्रुप
एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो फटाफट से आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तब हम बात करते हैं हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में, कि एल्यूमिनियम के हैलाइड्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से बनते हैं और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखो हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो हमारे पास में आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम के हैलाइड्स कैसे बनते हैं। AlF AlCl3 अभी हम लोगों ने बनाया, फिर AlBr3, फिर AlI3। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बनते हैं, हैलाइड्स बनते हैं। AlF3 बनेगा यहाँ पे, राइट। अगर आप रिएक्शन करवाते हो, रिएक्शन हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी थी तो वापस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और इसमें मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं। ये जो होता है ये आयोनिक होता है, और ये किस फॉर्म में रहता है, ये Al+3 AlF जो होता है AlF3 ये कन्वर्ट होता है Al+3 के अंदर, प्लस साथ में 3F- में। तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। फिर अगर हम बात करें कि इसके अंदर कि क्या, जैसे BF3 की अगर हमने बात करी थी, बोरॉन के हैलाइड्स की बात की थी, तो बोरॉन्स के हैलाइड्स में क्या हो रहा था, बैक बॉन्डिंग हो रही थी। क्या ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी होता है या फिर नहीं होता, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं AlCl3 की, हाँ ये तो आयोनिक होता है। तो देखो एक हमारे पास में ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये इधर भी क्लोरीन और ये इधर भी क्लोरीन, ये होगा। अब देखो इसके पास में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए। तो ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज लुईस एसिड, एक्ट एज लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। जब ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखो, अब हम इसमें बैक बॉन्डिंग को देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो ये एल्यूमिनियम का p ऑर्बिटल, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो आप लोग लिख सकते हो नो बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट, नो बैक, सॉरी बैकिंग नहीं, नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। प्रेजेंट इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन के लार्ज साइज की वजह से इसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। तो फिर ये अपनी स्टेबिलिटी को कैसे करता है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डाइमराइज होता है, मतलब ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये डाइमर फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है उसको देखना ध्यान से। ये एक एल्यूमिनियम, ये दूसरा एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम के साथ यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है। फिर देखो इसमें भी आप एक क्लोरीन यहाँ जोड़ो, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ो, दो क्लोरीन जोड़ दिए हम लोगों ने। फिर एक क्लोरीन आप इस साइड जोड़ दो, इसका एक क्लोरीन आप इस साइड जोड़ दो। देखो ये एक एल्यूमिनियम यानी AlCl3 यूनिट, ये दूसरी AlCl3 यूनिट। इस क्लोरीन के पास क्या एक लोन पेयर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को क्या कर देगा, अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। जैसे ही लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, बताओ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। इसी तरीके से इस क्लोरीन के पास में एक लोन पेयर मिलेगा, ये लोन पेयर अपने यहाँ इस कोऑर्डिनेट कर देगा। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ये डाइमराइज फॉर्म में अपनी जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करके स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम की यूनिट आपस में जुड़ती है, जिसमें एक एल्यूमिनियम का क्लोरीन दूसरे मतलब एल्यूमिनियम को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट करता है। आ रही बात समझ में। और ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे अगर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देखो आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और सेंटर कितने हैं, 3 सेंटर है ना। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। या फिर आप इसको क्या नाम देते हो, या फिर आप इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से देखो 3 सेंटर 1 2 3, इसी तरीके से 1 2 3, तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी बताया हुआ होगा। ये बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा होता है, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा होता है। ये ऑलमोस्ट 120 डिग्री का होता है और ये 120 डिग्री से थोड़ा सा छोटा होता है ना। बट हम लोग यहाँ पर एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एंगल से कोई मतलब हमें नहीं, आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। आ रही बात समझ में। फिर अगर हम बात करें, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, Al2Cl6 ये रहेगा। अब देखो Al2Cl6 जो होता है ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है। इसका जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, AlH2O का होल 6। क्या होता है, AlH2O का होल 6 और बाहर क्या मिलेगा आपको, Cl3। तो इस तरीके से ये इसका हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है किस तरीके से, आप लोग सॉरी फिर तो कॉम्प्लेक्स ही खराब हो जाएगा, ऐसे मत बनाओ आप लोग तो पहले ये ब्रैकेट बनाओ। ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा का पूरा, फिर यहाँ पे आप बाहर बॉक्स बना दो। तो ये इस कॉम्प्लेक्स में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आ रही बात समझ। बट ये आप लोग को ज़्यादा याद नहीं रखना, है ना। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है Al2Cl6 होता है, AlH2O का होल 6 और Cl3 इस कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है। इसको जरूर से ध्यान रखें। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, है ना। इस टाइप का बॉन्ड आपको बताया गया होगा कि बनाना बॉन्ड बनता है ना। ये पूरा का पूरा एक बैंड, ये पूरा का पूरा बॉन्ड, तो इसकी स्ट्रक्चर लाइक बनाना होती है, इस वजह से इसको बनाना बॉन्ड भी हम लोग बोलते हैं। तो ये है इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी के साथ, कि इसकी रिएक्टिविटी अगर आप NaOH के साथ करवाओ, एसिड के साथ करवाओ या फिर दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाते हो तो अलग अलग किस तरीके से कंपाउंड बनाता है। फिर हम लोग बात करेंगे LiAlH4 के बारे में। बस 10-1 मिनट का पोर्शन और है जिसको हम लोग फटाफट से कवर करते हैं। आप लोग तब तक इसको नोट करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। ओके, सो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ AlCl3 के बारे में। देखिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ AlCl3 तो लिखा हुआ पड़ा है, बस यहाँ पे Cl3 लिखना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस, या फिर आप लोग लिख सकते हो रिएक्शन विथ वाटर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करो तो देखो क्या रिएक्शन बनेगी। रिएक्शन हमारे पास में क्या है, देखो AlCl3 की रिएक्शन अगर आप H2O के साथ करवाओ तो इसका एक हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, ये तो एक हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा आपको, प्लस साथ में HCl मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, तो फाइनल सॉल्यूशन इज, तो आप लोग लिख सकते हो फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू HCl। तो HCl की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। फिर अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें, रिएक्शन विथ NaOH, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी रिएक्शन विथ NaOH, तो अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन देखो, या फिर आप एल्कली भी बोल सकते हो, रिएक्शन विथ एल्कली, तो देखो AlCl3 जो है इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ तो एक तो ये NaCl बनाएगा, प्लस साथ में क्या देगा, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, प्लस साथ में NaCl, मतलब सॉल्ट बना देगा। ये जो है मतलब AlOH का होल थ्राइस होता है, ये एक्सेस ऑफ NaOH में क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनाएगा, NaAlO2 बनाएगा। ये जो होता है ये क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, नॉट बोरेट एल्यूमिनियम पढ़ रहे हैं हम लोग, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ, अच्छा एक और चीज़ आप लोग लिख सकते हो कि ये जो होता है ये एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें आप लोग लिखो NaAlOH का होल 4, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है ना, इसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। फिर आप लोग लिखो रिएक्शन विथ
एक्वस अमोनिया। थर्ड रिएक्शन है आपके पास में रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया या फिर आप इसको NH4OH भी लिख सकते हो। अब देखो अगर आप इसके रिएक्शन करवाओ तो किस तरीके से बन सकता है वो हम लोग देखते हैं। देखो अब देखो अगर आप यहाँ पे AlCl3 की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, NH4OH के साथ, तो ये क्या देगा, AlOH का होल थ्राइस देगा। और ये जो AlOH का होल थ्राइस होता है ये नॉन सॉल्युबल होता है किसके अंदर, या फिर इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। तो इसके अंदर इनसॉल्युबल होता है, इस वजह से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन फर्दर आप इसका वापस से क्या बना सकते हो, NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना सकते हो। ठीक है, तो ये फर्दर आपस में आप इससे क्या बना सकते हो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इसके भी हम लोग बार बार रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, आप लोग को एक बार करवा रखी है। तो ये कुछ इस तरीके से 3 रिएक्शंस होती है AlCl3 की, हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विथ एल्कली एंड रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया या फिर NH4OH। सारी बात समझ में, तीनों के अंदर ये मेनली प्रोडक्ट क्या देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से आप लोग क्या बना सकते हो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना सकते हो। सारी बात समझ में, तो फटाफट से आप इसको कॉपी करो। फिर हम लोग मूव करते हैं LiAlH4 के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा हम लोग उसको डिटेल में नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से वर्क करता है और किसको किस में रिड्यूस कर सकता है। ओके, तो आप लोग कॉपी करो इसको, फिर हम लोग मूव करते हैं LiAlH4 के बारे में। अब देखो हम लोग बात करते हैं LiAlH4 के बारे में। इससे पहले आप लोग एक छोटा सा करेक्शन कर लेना। अभी हम लोगों ने जब लास्ट रिएक्शन में जब हम लोगों ने एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई थी तो उसके अंदर हम लोगों ने लिखा था कि AlOH का होल थ्राइस बनता है जो कि NaOH के साथ में रिएक्शन करके क्या बना सकता है, वो NaAlOH का होल 4 बनाता है। हम लोगों ने लिखा था NaAlO2, तो NaAlO2 नहीं बनाता, NaAlOH का होल 4 बनाता है। ठीक है, तो उसको चेंज करते हैं। तो हम बात करते हैं LiAlH4 के बारे में कि जो LiAlH4 होता है ये किस तरीके से वर्क करता है, और ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो LiAlH4 जो होता है इसके अंदर आपको एक Li प्लस मिलेगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा, AlH4 माइनस। तो देखो ये इस तरीके से रहता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन होता है। sp3 हाइब्रिडेशन है मतलब कि एक टेट्राहेड्रल यूनिट होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा, और इसके बाहर आपको क्या मिलेगा, Li प्लस और ये माइनस। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन मतलब ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी जो कि आप लोग को याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है। फिर अगर हम बात करें, ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत रिड्यूस कर सकता है। इट कैन रिड्यूस, किस किस को रिड्यूस कर सकता है, देखो अगर आपने एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड के अगर आप इसका मतलब मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करो तो ये एल्डिहाइड को किस में बदल देगा, ROH के अंदर बदल देगा। ठीक है, तो आप लिख लेना इसमें ये ROH बना देगा, C फिर आप लोग यहाँ पे लिख लेना CHOH। ठीक है, इस तरीके से ये बना देगा, वैलेंसी फुलफिल कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप कीटोन लेते हो तो कीटोन को भी ये क्या कर देगा, ये किस में बदल देगा, RCOH में बदल देगा, सॉरी नॉट RCOH, RC यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा R। तो इस तरीके से बदल सकता है। फिर अगर आप इसमें क्या ले लो, एसिड ले लो, तो एसिड के अंदर क्या लोगे, एसिड लोगे तो ये क्या बन जाएगा, RCH2 प्लस H2O। इसी तरीके से अगर आप अमाइड लेते हो तो देखो RC डबल बॉन्ड हो फिर NH2, तो ये क्या बना देगा, RCH2, और इसके अंदर प्लस साथ में क्या बना देगा, RCH2 प्लस साथ में NH2। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं अगर आप इसमें ये यूज़ कर लेते हो, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, मतलब एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो मेनली कार्बोनिल ग्रुप को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोग क्या बना सकते हो, आप लोग एल्केन बना सकते हो। और इसी तरीके से शायद इसमें भी कुछ एल्केन ही बनता है ना,
हाँ एल्केन ही बनेगा प्लस साथ में NH2 गैस बाहर, मतलब NH2 बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाता है, तो आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा यूज पूछा नहीं जाता। सिंपल आप लोग को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, हाइब्रिडेशन पता होनी चाहिए और किस तरह वर्क करता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसमें हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का ये पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा खत्म होता है। हम यहीं इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करी है एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोगों ने एल्यूमिनियम का सबसे पहले मेटलर्जिक एक्सट्रैक्शन देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि एल्यूमिनियम की जो जनरल रिएक्शंस होती है किस तरीके से आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा सकते हो, फिर एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए फैमिली को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 14th ग्रुप एलिमेंट्स को या 14th मतलब ग्रुप फैमिली को। आ रही बात समझ में? चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, और ये वीडियो जो है वो दिवाली पर आ रहा है, अगर आप लोग यहाँ तक पूरा देख रहे हो तो आप सभी को हैप्पी दिवाली।